तो बच्चों चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मेनली मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है ना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसका मीनिंग होता है। अभी हमने जो पिछले पॉइंट स्टडी किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड किया, लेकिन अब जो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मीनिंग है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना। इसका एसआई यूनिट तो वही होगा, वोल्ट होगा, है ना, या फिर 1 जूल बाय 1 कूलम होगा, राइट। डायमेंशन भी वही होगा, है ना, एम ए पे पावर -1, एल पे पावर 2, टी पे पावर -3, राइट। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इस दोनों में बस यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, इसका मीनिंग होता है किसी एक पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, एक पॉइंट पे। और दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। तो दो पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन किसी एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इसलिए हम इसका दूसरा जो नेम है वो नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे, राइट। तो आते हैं कैसे एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला जाए, क्या तरीका है। तो देखो मान लेते एक पॉइंट ए है और दूसरी पॉइंट बी है, राइट। लेकिन जो दूसरी पॉइंट है, राइट, वो दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट पे, कहां पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। कहां से, तो ए से। तो ए से बी पॉइंट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इससे फायदा क्या होगा, जो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आंसर बोलेंगे 0 होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो फील्ड का इफेक्ट बहुत कम होगा, फोर्स का इफेक्ट बहुत कम होगा, है ना। इस कारण से जहां फील्ड ही नहीं होगा वहां वर्क डन नहीं होगी, जहां वर्क डन नहीं होगी वहां पे पोटेंशियल नहीं होगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इक्वल टू 0। क्यों होगा, क्योंकि बी टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। बी कहां सिचुएटेड है, तो बी आर सिचुएटेड एट पॉइंट बी आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इनफाइनाइट फ्रॉम ए, क्लियर। ए से बी का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है ना। इस कारण से बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्यों 0 हुआ, क्यों, तो आंसर देना है कि बी पॉइंट इनफाइनाइट पोजीशन पे है, इसलिए वहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो पोटेंशियल कहां से हो जाएगा, राइट। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना फोर्स होगा, जिस कारण से इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, समझे। ओके, समझ में आ रही बात। लेकिन इससे फायदा क्या होगा अभी देखिए, अभी आपको पता चलेगा। तो इनफाइनाइट पोजीशन पे बी है और यहां पे कोई क्यू चार्ज है, टेस्ट चार्ज, राइट। अब इस टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाएंगे, है ना। तो ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, यानी कि फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू पॉइंट ए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। लेकिन अगर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले जाएगा, आंसर है नो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को नहीं ले जाएगा, है ना, समझ मेरी बात। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन नहीं होगा, तो क्या होगा, बहुत आश्चर्यजनक क्वेश्चन है ना जी, कि अगर क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, है ना, तो उस पर वर्क डन करे तो वर्क डन करने वाला कौन,
है ना जी। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक इसमें कुछ है नहीं, है ना, सिंपल सा समझिए। अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? कोई एक्सटर्नल एजेंट ले जाएगा जी, तभी तो वर्क डन बोलेंगे। कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया तो वर्क डन कौन किया जी? वो व्यक्ति किया ना, एक जगह से दूसरी जगह जाके, है ना। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो क्यू चार्ज को इनफाइनाइट पोजीशन से यानी कि बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाएगा, है ना। तो ड्यू टू हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, और यही पोटेंशियल डिफरेंस में भी होगा, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक अगर कोई चार्ज जा रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन करने वाला कौन? कोई एक्सटर्नल एजेंट। कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इस क्यू चार्ज को, है ना, पकड़े धीरे धीरे स्लोली, है ना, क्यू चार्ज को स्लोली इनफाइनाइट पोजीशन से ए पॉइंट तक लाएगा, है ना। क्यू चार्ज मूव स्लोली फ्रॉम बी टू ए, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन टू ए, राइट, समझ रहे बात। तो यहां पे जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को स्लोली ला रहे हैं बी पॉइंट से ए पॉइंट, मतलब धीरे 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 क्यू चार्ज को धीरे 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 कहां तक ला रहे हैं? ए तक, है ना। तो बी पॉइंट से इनफाइनाइट पोजीशन से टेस्ट चार्ज को धीरे 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 कहां तक ला रहे हैं? ए पॉइंट तक, है ना। और किसकी मदद से? एक्सटर्नल एजेंट की मदद से। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के अपोजिट होगा, है ना, समझ रही बात। क्यों? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है ना, तो वर्क डन के एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो वर्क डन जो करेंगे एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को हम लोग स्लोली ला रहे हैं। स्लोली लाने का मतलब ये है ना, नेट फोर्स चार्ज पे क्या लगेगा? जीरो लगेगा, है ना। तो नेट फोर्स स्लोली लाने का मतलब ये होता है नेट फोर्स एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू इज जीरो। क्लियर? नेट चार्ज जीरो मतलब क्यू पे अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है ना, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके अपोजिट में, है ना, इसके अपोजिट में हम लोग, है ना, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स लगाएंगे। कि क्यों लगाएंगे जी? क्योंकि वर्क डन करना है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और ये दोनों फोर्स यानी कि एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना, बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तभी तो क्यू चार्ज इनफाइनाइट पोजीशन से ए पॉइंट तक स्लोली आएगा, मतलब नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। क्लियर? आए समझ? तो ये हमारा पॉइंट है ना, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होगा वो क्या हो? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद डेफिनेशन बता देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी फाइनल पॉइंट क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, लेकिन हम तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं, तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस लिखेंगे, है ना। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो दैट, है ना जी, इनफाइनाइट पोजीशन से ए पॉइंट तक ला रहे हैं, मतलब बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चार्ज को ला रहे हैं, तो वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन
टेस्ट चार्ज। क्लियर? कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा यहां पे क्या है जी? तो क्यू है ना? दिस इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, बट ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि बी पॉइंट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन। हियर पॉइंट बी का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि बी सिचुएटेड एट इनफाइनाइट पोजीशन, है ना? तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 0, क्योंकि बी इनफाइनाइट पोजीशन पे है। इसलिए अगर यहां पे वैल्यू पुट करें बी का, है ना, पोटेंशियल बी का, तो हमारा जो आंसर आएगा वी ए माइनस वी बी का वैल्यू कितना? 0, इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू, राइट? तो यहां पे हमको दिख रहा है एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना हो तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मानना पड़ेगा? इनफाइनाइट मानना पड़ेगा, तभी जाके हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो देखो, एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकाल दिए। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू। कब? जब हम किसी दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट पोजीशन पे मानेंगे और इनफाइनाइट पोजीशन से चार्ज को ए पॉइंट तक लाएंगे, है ना? उसके द्वारा वो जब ए पॉइंट तक लाएंगे तो जो वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो वर्क डन का वैल्यू अपॉन जिस चार्ज पे वर्क डन करेंगे वो चार्ज का वैल्यू, है ना? तो हमारा जो पोटेंशियल निकलेगा किसी एक पॉइंट पे निकलेगा, है ना? तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मानना पड़ता है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, और हम जानते हैं 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है ना? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय क्यू। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होने के कारण हमारा एक पॉइंट पे पोटेंशियल इजी तरीके से निकल जाता है ना? इसलिए हम दूसरे पॉइंट को इनफाइनाइट पोजीशन पे मानते हैं। क्लियर? तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना? समझ रही बात? यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखिए, कहां से चार्ज को ला रहे? इनफाइनाइट पोजीशन से। तो लिखेंगे ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, bringing the test charge from infinite position to point A, इनफाइनाइट पोजीशन से कहां ला रहे हैं? पॉइंट ए तक, है ना? देन अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन, है ना? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब इनफाइनाइट पोजीशन से टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट तक ले आएंगे, है ना? देन अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना? ए पॉइंट पे, यानी कि एक पॉइंट पे पोटेंशियल अगर निकालना हो तो दूसरा पॉइंट हम क्या मानते हैं? इनफाइनाइट पे, है ना? और वहां से चार्ज को स्लोली एक्सटर्नल एजेंट की मदद से लाते हैं, है ना? तो वही लिखे हैं ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन टू पॉइंट ए, इनफाइनाइट पोजीशन टू पॉइंट ए, देन अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां से लेकर यहां तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा उसी को लिखे द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना। इसलिए वी ए इक्वल टू वर्क डन बाय, यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू, राइट। ये था डेफिनेशन, है ना। यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जैसे हमने कुछ पिछले चैप्टर में स्टडी किया कि किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकाले थे, तो KQ बाय R स्क्वायर, राइट। तो K का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इन ए फ्री स्पेस, राइट। तो अगर फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर होता है, राइट, वेयर K इज द कांस्टेंट, है ना। सेम उसी टाइप से, लेकिन यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। अब पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर। तो आंसर देंगे, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना, समझ मेरी बात। बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्केलर क्वांटिटी है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो, है ना, बहुत सारा चार्ज के द्वारा किसी एक पॉइंट पे, तो उसके लिए हम लोग वेक्टर एडिशन रूल यूज करते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम लोग अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो देखो, उसी तरह जिस तरह की किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सेम टाइप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, राइट। तो मान लेते हैं कि सपोज एक पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q। फ्रॉम द पॉइंट चार्ज Q से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, है ना। तो देखो, इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P, वो होगा KQ बाय R, वेयर K इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये होगा, है ना। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा P पॉइंट पे, है ना, पॉइंट चार्ज होगा P पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस R, है ना, फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, है ना, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ बाय R, वेयर K क्या है, कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इन ए फ्री स्पेस, है ना। और Q क्या है, तो पॉइंट चार्ज, R क्या है, P पॉइंट और Q के बीच का सेपरेशन, राइट। तो एक पॉइंट चार्ज Q है, उससे R डिस्टेंस पर अगर पूछा जाए पोटेंशियल कितना होगा, है ना, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू KQ बाय R, है ना। अब ये वैल्यू आया कैसे, है ना, ये वैल्यू आया कैसे, है ना। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पर अगर पॉइंट चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, तो KQ बाय R होता है, राइट, क्लियर। अगर KQ बाय R होता है पॉइंट चार्ज के द्वारा पोटेंशियल, है ना, तो ये वैल्यू आया कैसे, तो देखिए निकालते हैं इसका वैल्यू। P पॉइंट पे पोटेंशियल, Q चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पे KQ बाय R होता है ना, वेयर K का वैल्यू क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है, राइट। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, क्लियर। अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो, तो दूसरा पॉइंट हम क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट। तो मान लेते हैं एक B पॉइंट है जो कहां पे है, इनफाइनाइट पे है, और यहां पे अगर पूछा जाए पोटेंशियल कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि B इनफाइनाइट पे है, क्लियर।
हमको एक पॉइंट यानी कि पी पॉइंट, एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा पॉइंट हम क्या मान लिए, इनफाइनाइट। अब यहां से क्या करेंगे, किसी टेस्ट चार्ज को, है ना, किसी टेस्ट चार्ज को यहां से पी पॉइंट तक लाएंगे और दोनों के बीच वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो कैसे, तो देखते हैं। तो मान लेते हैं क्यू चार्ज है ना, इसको इनफाइनाइट, चलो सही है, ये इनफाइनाइट लिख दिए ना, b टेंस टू 0, तो यह इनफाइनाइट लिखने का कोई जरूरत नहीं, राइट। तो यहां पे क्यू चार्ज है, दिस इज ए टेस्ट चार्ज, क्लियर। अब इस क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं, क्लियर। तो जैसे लाएंगे हर इंस्टेंट पे, है ना, क्यू चार्ज को जैसे ही बी पॉइंट से पी पॉइंट तक लाएंगे हर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज अपने चारों तरफ क्या बना के रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे ये यहां से यहां तक आना चाहेगा तो इसके फील्ड में वो प्रवेश कर जाएगा, इंटर कर जाएगा क्यू चार्ज। जैसे ही क्यू चार्ज इसके फील्ड में इंटर करेगा तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कहने का मीनिंग है कि क्यू यहां पे है और क्यू यहां पे है, कैपिटल क्यू यहां, स्मॉल क्यू यहां, है ना। और मान लेते हैं दोनों के बीच सेपरेशन x है ना। और क्यू चार्ज को स्लोली हम धीरे धीरे ला रहे हैं, है ना। जैसे ही ला रहे हैं तो हर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एवरी इंस्टेंट जैसे जैसे क्यू चार्ज को क्यू की ओर लाएंगे एवरी इंस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, आंसर है चेंज होगी। पहले क्यू यहां था, अब क्यू यहां हो गया, अब सेपरेशन x1 हो गया, अब क्यू यहां हो गया, अब सेपरेशन x2 हो गया, है ना। तो जैसे जैसे क्यू चार्ज कैपिटल क्यू की ओर आएगा, कैपिटल क्यू की ओर आएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा, लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर चेंज होगा, दिस इज ए कांस्टेंट बट एक्स आर चेंजेस, है ना। हियर एक्स का जो नेचर है वो क्या है, नॉन लीनियर है ना। इसलिए हर इंस्टेंट पे जैसे क्यू चार्ज को बी से पी तक लाएंगे तो क्यू पे जो वर्क डन जो होगा एवरी इंस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। और कैसा चेंज होगा, तो नॉन लीनियर चेंज होगा, है ना, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। और फोर्स नॉन लीनियरली चेंज हो रही है, इस कारण से वर्क डन भी एवरी इंस्टेंट पे नॉन लीनियरली चेंज होगी। तो बी से पी तक कितना वर्क डन होगा टोटल, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, जब भी नॉन लीनियर अगर हमारा फंक्शन आ रहा है ना, और उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है ना, या तो डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, यहां पे वर्क डन निकालना है तो यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट, क्लियर। तो देखिए, तो मान लेते हैं एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, है ना, पहले लिख लेते हैं क्यू मूव फ्रॉम बी टू पी स्लोली, द चार्ज, द टेस्ट चार्ज move slowly with the help of external agent, clear. So at intermediate state, so at a intermediate state, for a small work done, for a small displacement of q charge, for a small displacement dx of q charge, work done q charge at a intermediate state, for a small displacement dx of q charge having work done
is small, having work done dw, है ना। x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन w, बट dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन, सॉरी, है ना। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रही तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, राइट। तो मान लेते हैं एट इंटरमीडिएट स्टेट क्यू चार्ज यहां पे है, सपोज दैट, है ना, और क्यू चार्ज यहां से x डिस्टेंस पर है, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में स्मॉल क्यू चार्ज जो है x डिस्टेंस पर है ना। हम इसको स्लोली डिस्प्लेस किए, कितनी दूरी तक, dx डिस्प्लेसमेंट तक, है ना। तो dx डिस्प्लेसमेंट तक, है ना, क्यू चार्ज को क्यू से यहां तक, क्यू को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर किए dx, है ना, क्यू को यहां से यहां तक लाए, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में, है ना, इस केस में वर्क डन क्या होगा, तो स्मॉल होगा, क्लियर। और वर्क डन करेगा कौन, तो देखो ये स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, जैसी बी से पी की ओर आएगा तो क्यू पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, बट एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, है ना। तो इधर जो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा, इधर वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, और इधर जो हम एक्सटर्नल एजेंट के हेल्प से क्यू चार्ज को इधर ला रहे हैं, है ना। तो यहां पे जो वर्क डन होगा किसके द्वारा होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा होगा, है ना, क्लियर। तो यहां पे जो वर्क डन होगा किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा होगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज को हम पकड़ के धीरे 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 पी की ओर ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच अगर वर्क डन निकल जाएगी तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है वो हमको पता चल जाएगा, क्लियर, यहां तक क्लियर। तो मान लिए एट इंटरमीडिएट स्टेट क्यू चार्ज कैपिटल क्यू से कितना डिस्टेंस पे है, एक्स, है ना। ये डिस्टेंस क्या माने, एक्स, और इसको थोड़ी सी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिए, कितना, dx, है ना। तो वर्क डन क्या होगा, dw। क्यों स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिए, इसलिए लिए क्योंकि हर इंस्टेंट पे क्यू पे जो लगने वाली फोर्स है ना, वो फोर्स एवरी इंस्टेंट पे नॉन लीनियरली चेंज होगी, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, नॉन लीनियरली होगा। इसलिए वर्क डन अगर निकालना हो इस केस में तो वर्क डन की वैल्यू हमको क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल लेना पड़ेगा। इसलिए क्यू चार्ज को हम कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, है ना। अब फिर dw वर्क डन का, है ना, यानी स्मॉल वर्क डन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, तो हमको वर्क डन निकालना है इस पॉइंट P पॉइंट से B पॉइंट के बीच में, है ना। इनिशियल हमारा कहां से स्टार्ट होगा, Q से, ये जो Q टेस्ट चार्ज है Q से कितनी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट पे इनिशियल, फाइनल जाके Q चार्ज कहां पे रुकेगा, स्मॉल Q चार्ज यहां से आते आते P पे रुकेगा, है ना। तो फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, R, जो इनफाइनाइट में से R का जो डिस्टेंस घटेगा वो डिस्टेंस क्या होगा, ये, है ना। और इसी के बीच हमको वर्क डन निकालना, क्लियर, यहां तक लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, फॉर अ स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इधर लगेगा, लेकिन क्यू चार्ज डिस्प्लेस किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, बट एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो स्मॉल वर्क डन के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स इनटू dx डिस्प्लेसमेंट, है ना। dx का अगर डायरेक्शन पूछे तो ये होगा, है ना, और एक्सटर्नल एजेंट का अगर फोर्स का डायरेक्शन पूछे तो ये होगा, है ना, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच एंगल कितना, 180, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स डॉट
डिस्प्लेसमेंट, है ना, यानी कि एफ एस कॉस 180 डिग्री, फुल लिख देते हैं 180 डिग्री, क्लियर। तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी एक्स, कॉस 180 का वैल्यू -1, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वैल्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्यू चार्ज को बी से पी तक हम स्लोली ला रहे हैं, है ना, इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, के क्यू क्यू, और ये कितनी दूरी पे है, तो एक्स डिस्टेंस पे है, तो एक्स का स्क्वायर, क्लियर। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू के क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, इनिशियली कहां पे है, इनफाइनाइट, वर्क डन कहां तक निकालना है, यहां तक, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, आर, है ना, इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स कहां से ले रहे हैं, कैपिटल क्यू से, तो एक्स फाइनली कहां पे होगा, इनफाइनाइट, और लास्ट तक कहां होगा, आर, है ना, इनिशियली इनफाइनाइट और फाइनल एक्स का वैल्यू आर, और इसी दोनों के बीच में वर्क डन निकल जाएगा, क्लियर। यहां तक लिखिए, फिर चलते हैं आगे। तो देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू किसके द्वारा वर्क डन कर रहे हैं जी, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जी, और ये इनिशियल एक्स का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, और फाइनल एक्स का वैल्यू क्या होगा, आर, और इनफाइनाइट और आर के बीच, ये आर ये इनफाइनाइट, दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा उसी के बीच में हमको वर्क डन निकालना है ना। ये हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू, सॉरी कैपिटल के कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय एक्स इनफाइनाइट टू आर, है ना। डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पे पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर -2 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1, है ना। तो वैल्यू क्या आएगा, -1 बाय एक्स इनफाइनाइट टू आर, राइट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 बाय एक्स, है ना। तो माइनस को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन हो जाएगा, माइनस बाहर कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारा क्या होगा 1 बाय आर, और लोअर लिमिट हमारा क्या होगा 1 बाय इंफिनिटी। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, तो दिस वैल्यू इज 0, है ना। इसलिए आंसर क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, राइट। तो क्यू चार्ज को बी पॉइंट से पी पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, है ना। यहां बी और पी के बीच का वर्क डन, जब वर्क डन निकल गया तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन बाय क्यू, है ना। किसी एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकालना है तो पी का पोटेंशियल
एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना हो गया जी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। आई इंटू क्या हो जाएगा, बाय क्यू तो क्यू, आई इंटू क्या हो जाएगा आर, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट का वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर है ना, डिवाइड बाय क्यू, तो क्यू स्मॉल आर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू क्यू कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना आया, के कैपिटल क्यू बाय आर, वेयर के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द कांस्टेंट। क्लियर। तो किसी क्यू चार्ज के द्वारा, है ना, किसी क्यू पॉइंट चार्ज के द्वारा, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो के क्यू बाय आर, राइट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। आए समझ। तो पॉइंट चार्ज के द्वारा आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है तो पोटेंशियल के क्यू बाय आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्लियर। तो आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं। आप अच्छे से रहिए, मजे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ओके, क्लियर।